देखो भैया अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या कह रहा है, आपको बताना है 12.2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड दिया 100 ग्राम पानी में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है 0.27 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने कितने एसोसिएट हुए। जब भी बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने की नौबत आएगी ना, ध्यान देना कि आपको आई फाइंड आउट करना है, बस इतनी सी बात है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब आपको आई फाइंड आउट करना है सवाल में, क्लियर है। अब देखो दिया गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है, तो देखो डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.27 दिया है, आई है, के बी कितना है अभी 0.54 है, वेट ऑफ सॉल्यूट 12.2 इंटू 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है यार 100 ग्राम पानी लिया है, और ये है बेंजोइक एसिड C6H5COOH 784, 5 और 6 90, और ये हो गया 32, यानी ये भी कितना हुआ 122। ये मोलर मास 122 ही आ रहा है, तो इसको काट दें, ये 10 हो गया, ये 10 और पॉइंट ये कट के 1 हो गया, तो ये कट गया इससे, तो आई कितना आ गया 1/2 आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो बेसिकली आई फाइंड आउट करके ही तो मैं एन निकाल पाऊंगा। एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको फाइंड करने हो तो कहीं ना कहीं पहले आई निकालना पड़ेगा, आई से आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो क्या दिया है, आई इज इक्वल टू क्या होता था, ये मेरे ख्याल से एसोसिएट दिया हुआ ना, सो 1 प्लस फॉर्मूला एसोसिएशन का लिखाया है 1/n-1 एल्फा, ये होता है। अल्फा 100% है, अल्फा अगर 100% है तो अल्फा का मतलब 1 है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, अल्फा परसेंट 100 है तो अल्फा कितना हो गया 1। मेरे को n निकालना है, i इज इक्वल टू 1 प्लस 1/n-1 इंटू 1। अब देखो i कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, ये हाफ हो गया, ये 1/-1 हो गया, तो ये तो कट गया है ना, क्योंकि ये अल्फा 1 लिया तो ये तो कट गया ना इससे। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा 1/n इज इक्वल टू 1/2, यानी n बराबर 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ गए 2। तो जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो आई निकालिए, और आई से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी n का रिलेशन होता है। ये एसोसिएशन का फॉर्मूला था, कराया हुआ था बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स है CrCl3.XNH3, ये दिया हुआ है, और बोल रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलेल सॉल्यूशन इज डबल द 1 मोलेल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा टीबी। कह रहा है कि यार डेल्टा टीबी जो ग्लूकोज का है ना, और डेल्टा टीबी सॉल्यूशन का जो है, ठीक है, तो बोल रहा है सॉल्यूशन का जो है इट इज डबल ऑफ दिस, यानी इससे डबल है, इसका 2 गुना है। ठीक है, ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी है, 1 मोलेल सॉल्यूशन है, तो मैं इसके डेल्टा टीबी को क्या लिखूंगा, आई ग्लूकोज इंटू के बी ग्लूकोज इंटू मोलैलिटी और इंटू 2, ये इसने दे रखा है। अच्छा 1 मोलेल है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो गया, ये आई हो गया, ये के बी हो गया, और ये 2 हो गया। मुझे क्या निकालना था, कॉम्प्लेक्स में x की वैल्यू बतानी है बेटा। अगर मुझे x बताना है यानी मुझे इसका फॉर्मूला पता करना है, तो मैं डेल्टा टीबी क्या लिखूंगा, I इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, और ये भी 1 मोलेल है, तो देखो I इंटू के बी इंटू 1। अब आप सोच रहे होगे इसका के बी सेम क्यों लिया, क्योंकि इसने कुछ बताया नहीं, तो मैं तो मानूंगा पानी में घोला है। और के बी किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, के बी जो है सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि के बी सॉल्वेंट पानी सेम होगा, दोनों का के बी सेम होगा, के बी कट गया। आई देखो, चूंकि इसने कुछ इसके बारे में मेरे को आई निकालना है, ग्लूकोज क्या है 1, ये 2 हो गया, ये 1 है, यानी यहां आई कितना आ गया इसका 2। इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं ना, नहीं किस तरह का सॉल्यूशन है, यानी आई क्या हो गया 2। अब अगर आई 2 है, आई क्या आ गया 2, ठीक है, इस केस में जब डिसोसिएट होती है कोई चीज तो आई जो है हमेशा एन के बराबर हो जाता है जब डिसोसिएट होता है। ठीक है, क्योंकि आई बराबर 1 प्लस n-1 एल्फा होता है, अगर आप ध्यान दो, दिस इज द रियल मीनिंग ना, आई बराबर 1 प्लस n-1 एल्फा, 100% डिसोसिएशन है, तो आई एल्फा तो 1 हो गया, आई 2 आ रहा है, n-1, तो ये देखो क्या हो गया, कट गया, n बराबर 2। इसीलिए मैं कह रहा हूं
कि अगर डिसोसिएट हो रहा है तो आप आई बराबर एन ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिसोसिएट हो तो आई बराबर एन ले लेना, ठीक है, अगर वो 100% दिया हो। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है CrCl3 डॉट XNH3। क्रोमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, आप कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। क्रोमियम अगर +3 है तो जनरली वो ऑक्टाहेड्रल होता है, यानी उसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, यानी क्रोमियम के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। तो मैं जो है इधर क्या लगा सकता हूं, ठीक है, तो देखो अगर मुझे 3 बनाने हैं, क्या बनाने हैं, मुझे 3 बनाने हैं, बात को समझना जरा, ठीक है, मुझे कितने बनाने हैं, 3। तो मैं 3 बनाने के लिए इधर कितने लिखूंगा, इधर 2 क्लोरीन बाहर करूंगा और एक जो है Cl यहां लगाऊं, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, I2 है ना, I2 है, यानी जब ये टूटे, याद करो एक बार समझना जरा, अगर मैं K4FeCN6 लिखता हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा, 4K+ और FeCN6 माइनस, है ना, Fe यहां लिख रहा हूं, है ना, देखना वो उधर शायद कट गया होगा, देखो क्या दिया है, अगर मैं लिखता हूं K4FeCN6 तो बेटा ये क्या होगा, 4K+ और FeCN6 4-, यानी देखो इसके लिए कितने टूटे, 4 पोटेशियम और एक ये, 4 टूटे, सॉरी 4 ये और एक ये, टोटल 5 आए। इसके लिए अगर ये 100% डिसोसिएशन तो आई कितना आ रहा है, 5। अब ये 100% डिसोसिएशन तो आई 2 आ रहा है, यानी 2 में टूटना चाहिए। 2 में टूटने का मतलब सिर्फ क्लोरीन बाहर जाएगी, तो क्लोरीन यहां आ गई, अंदर ये क्या हुआ, Cl2। अगर ये ऑक्टाहेड्रल होगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6, तो क्या आएगा CrCl2, ये एक Cl बाहर, तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है तो NH3 को क्या होना पड़ेगा, 4। कितना होना पड़ेगा, 4, जो आपका करेक्ट ऑप्शन भी है, यानी यहां क्या हो जाएगा 4। ये जो है एप्लीकेशन पार्ट है बेटा आपके कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन में आप कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ोगे, क्रोमियम अगर 3+ है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, क्योंकि यहाँ क्रोमियम 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो 6 होने के लिए देखो, अब इसको अगर मैं तोड़ूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखना CrNH3 4Cl2 एंड फॉलोड बाई Cl, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे तोड़ूंगा, CrNH3 4Cl2 और एक प्लस यहां और Cl-, एक और एक ही है, यानी टोटल कितने हुए, 2 पार्टिकल हुए, यानी I2 आ रहा है, यानी मैंने करेक्ट लिखा है। बात समझ, अगर मैं एक और Cl बाहर निकाल दूं तो I3 हो जाएगा, तो मैच नहीं करेगा, और एक भी Cl बाहर ना निकालूं तो I कितना होगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ इंपैक्ट पड़ना शुरू होगा, तो आपका यहाँ I बेटा कितना हो जाएगा, 2, इसलिए यहाँ 4 होना चाहिए, क्योंकि जब Cr3+ होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। मेरे ख्याल से आपका कोऑर्डिनेशन चालू हो गया, तो आप समझ ही रहे होगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नहीं होगा तो बेटा इस तरह के सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर के कॉन्सेप्ट थोड़े से पढ़ लोगे, क्योंकि जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना, ये इंटरमिक्सिंग प्रॉब्लम आती है, इसमें कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट से जो जुड़ी प्रॉब्लम आएंगी। मूव ऑन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अच्छा सवाल है, ग्लिसरॉल एंड मिथनॉल वर सोल्ड एट द सेम प्राइस इन द मार्केट, विच वुड बी चीपर फॉर द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन फॉर द रेडिएटर। एंटी फ्रीज का मतलब क्या बेटा, डेल्टा TF, यानी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वो होते हैं जो पानी को का जो फ्रीजिंग पॉइंट उसको डिप्रेस करे, ताकि कई बार जो होता है ठंडे मुल्कों में एंड वेस्टर्न कंट्रीज में या रशिया में अंटार्कटिका में, उधर गाड़ी क्या है कि पानी अगर रेडिएटर में पड़ा होगा तो जम जाता है, तो उसमें मेरे को कुछ एंटी फ्रीज डालने पड़ते हैं ताकि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जो है 0 से कम हो जाए। तो क्या होगा कि पानी जमता नहीं है रेडिएटर में, तो इसलिए एंटी फ्रीज डालना पड़ता है। अब बोल रहे हैं कि हमारे पास ग्लिसरॉल और मिथनॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल और मिथनॉल है, ठीक है। अब दोनों की प्राइसिंग उसने सेम कर दी है इन द मार्केट, तो कौन सस्ता पड़ेगा ये कह रहा है। तो देखो डेल्टा TF जो होता है ये किसके बराबर होता है, I इंटू KB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है, ठीक है। मान लो वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने फिक्स कर दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स कर दिया, इसके लिए भी I है ना 1 है और इसके लिए भी I 1 है, तो दोनों के लिए I मतलब नहीं है, KB पानी का है, फिक्स है। तो देखो अगर रेट दोनों के फिक्स कर दिए हैं तो यहां क्या आ रहा है, मोलर मास पे इंपैक्ट पड़ेगा, डेल्टा TF जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। अब देखो अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल की, ये आप जानते हो CH2OH CHOH और CH2OH, मोलर मास इसका 92 होता है। मिथनॉल
ठीक है ना, ये भी आप जानते हो CH3OH है ना, 12 4 16, और ये कितना हो गया 32 है ना, 32 मोलर मास हो गया इसका, और ऊपर वाले का होता है 92। तो देखो अगर मैं डेल्टा TF की बात करूं तो ये मिथनॉल के लिए कितना होगा 32 होगा, और ये ग्लिसरॉल के लिए क्या होगा 92 होगा। तो अगर इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसका TF ज्यादा होगा, है ना, सॉरी इसका मोलर मास कम है तो इसका TF ज्यादा होगा, इसका मोलर मास ज्यादा है इसका TF क्या होगा कम होगा। यानी मैं क्या बोलूंगा डेल्टा TF फॉर मिथनॉल ज्यादा है डेल्टा TF फॉर किसके लिए ग्लिसरॉल के लिए, यानी ये ज्यादा। और ये ज्यादा मैं कैसे मान रहा हूं, ये ज्यादा मान ले रहा हूं, मान लो मैंने सॉल्यूट दोनों सेम लिए, क्योंकि मार्केट में प्राइस सेम होगा तो दोनों 1 किलो के या 10 ग्राम के या 20 ग्राम के रेट सेम होंगे। मान लो 1 kg के 1000 ग्राम के लिए 1000 ग्राम के लिए 1 kg के लिए जो है दोनों के रेट सेम करे होंगे मार्केट में, तो कौन सस्ता पड़ेगा। यहां मैं क्यों 1 ले रहा हूं, क्योंकि ये मैंने फिक्स मान लिया ना दोनों के वेट सेम होंगे मार्केट में, तो ये फिक्स हो गया। तो डेल्टा TF किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा TF डिपेंड करेगा सिर्फ मोलर मास पे, जिसका मोलर मास कम होगा वो जो है फ्रीज ज्यादा करेगा, तो ये बेहतर पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा ज्यादा, है ना, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, मिथनॉल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, P0A अपॉन P0B, बढ़िया सवाल है ये, 1/3 दिया है, और XA/XB जो है वो दे दिया है 1/3। कह रहा है YA बताओ, ये जानते हो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन होता है, ये वेपर फेज का होता है। एक बात बताओ YA क्या होता है, YA होता है XA इंटू P0A/PT, फॉर्मूला लिखाया है। YB क्या होता है XB इंटू P0B/PT, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा YA प्लस YB इज इक्वल टू XA P0A अपॉन XB P0B, हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/3, Y 1/9 आया। तो आप सोचोगे YA 1 हो गया, नहीं बेटा ये तो YB के साथ रेशियो है। तो YA क्या है, YA/YB क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इन वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इन वेपर प्रेशर अपॉन मोल इन वेपर प्रेशर, Y का मतलब वेपर प्रेशर में, अपॉन B और नंबर ऑफ मोल पर प्रेशर ऑफ से A। तो ये तो कट गया, तो YA अपॉन YB क्या होगा, मोल इन वेपर प्रेशर ऑफ A अपॉन मोल इन वेपर प्रेशर ऑफ B, ये किसके बराबर है 1/9 के। तो देखो मोल ऑफ Y वेपर प्रेशर मोल के, समझ रहे मैं कैसे समझा रहा हूं, Y का मतलब वेपर स्टेट में मोल A के 1 है और मोल B कितने हैं 9 है, ठीक है। तो YA क्या होता है, YA होता है NYA, मोल फ्रैक्शन है ना, ये मोल फ्रैक्शन क्या होगा NYA प्लस NYB, तो ये क्या हो गया 1/1 + 9, यानी कि YA कितना हो गया 1/10, यानी ये आ गया 0.1। ध्यान देना, यहां से नहीं निकाल देना कि इसको 1 कर दो, ऑप्शन में दिया गया 1 नहीं होगा, कहीं से भी एक दिया है बंदे ने 1, गलती ना कराना कि 1 लगा दिया, भाई ये 1 है, अबे ये इन दोनों का रेशियो है। और YA/YB क्या होता है, वैसे ही आपने पढ़ा होगा ना, XA/XB क्या होता था NA/NB। तो कभी भी ये नहीं समझ लेना कि XA/NB दे दिया, मोल तुम यहां मिल गए, मोल ऑफ A और B, तो मोल फ्रैक्शन यही आएगी 1/1 + 9, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन 16 क्या दिया है, रिलेशनशिप बतानी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर में 1% ग्लूकोज, अगेन पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है, R और T कांस्टेंट, C और I पे फोकस करो। हमारे पास ग्लूकोज है, सुक्रोज है, और क्या है यूरिया है, सबका I1 है, बिना कुछ सोचे I1 है, यानी हमारा जो पाई होगा वो प्रोपोर्शनल होगा C के, ठीक है। तो देखो पाई प्रोपोर्शनल है C के, अब दिया हुआ है 1% ग्लूकोज,
मैंने क्या कहा था, मोलैरिटी, ये C बराबर क्या है, मोलैरिटी, ये परसेंट W बाई W, सॉरी W बाई V इंटू 10 अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला मैंने कराया हुआ है शाम की क्लास में, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन इस फॉर्मूले से। तो यहां पर अगर मैं 1% के लिए निकालूं फॉर ग्लूकोज 1% क्या होगा, क्योंकि पाई प्रोपोर्शनल है C के, तो ग्लूकोज 1% क्या हो जाएगा, 10 अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का कितना होता है 180, यानी ये 1/18 आया। और क्या दिया है 1% यूरिया, 1% यूरिया होगा 1% इंटू 10, 10 अपॉन यूरिया 60, ये 1/6 आ गया। और पाई सुक्रोज बेटा क्या होगा, पाई सुक्रोज होगा 81%, यानी 81 इंटू 10 810, और सुक्रोज होता है 342, यानी ये वैल्यू 2 से ज्यादा है, 2 से थोड़ी ज्यादा है। इनफैक्ट मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, 1 मिनट है ना, 1/6 तो 0.166 हो गया, 1/18 कुछ हो गया जाके 0.66, चलो एक बार डिवाइड कर ले रहे हैं ना, 0.05, आई एम सॉरी, 1/18 0.05, 55 पॉइंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये आ रही है 0.16, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये क्या है 810 है, 810 डिवाइडेड बाई 342, तो ये आ रहा है 2.36। तो जो ऑप्शन है बेटा क्या हुआ है कि देखो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, सुक्रोज का जो इन्होंने पाई 3 लिया है, फिर किसका है यूरिया का जो पाई 2 है, फिर क्या है ग्लूकोज का जो पाई 1 है, ऑप्शन ये है। अच्छा एक बात, ये ऑप्शन यहाँ एक्चुअली किसी में फिट नहीं हो रहे हैं, 3 2 1 है ना, एक्चुअली हुआ क्या है इस सवाल में, है ना, ये अगेन एक बोनस हो गया, ये गड़बड़ हो गया था ऑप्शन रखने में, एक्चुअली सवाल में यहाँ 0.81 था, है ना, तो वो एक मिस्टेक हो गई, ये 81 की जगह 0.81 था, अगर 0.81 लेते हो तो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता सवाल के हिसाब से। खैर मुझे ऑप्शन पे नहीं जाना, मेरे को लॉजिक समझना था, हाउ वी विल अप्रोच द गिवन प्रॉब्लम। अब ये बहुत जल्दी से कर सकते हो, बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सी निकालो कैसा, डायरेक्ट परसेंट W बाई V इंटू 10 अपॉन मोलर मास लगाओ, ये बात मैं पहले भी किसी एक सवाल में भी बताया हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17, नंबर 17 देखो बेटा क्या दिया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो ऐसे सवाल को करने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन है, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ नहीं कह रहा, पानी में घोले होगे, खुद पानी का फ्रीजिंग पॉइंट यार क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें तुमने दूध डाल दिया, अब वो फ्रीज कितने पे होगा, 0 से नीचे ही होगा, ये स्केल है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या वो वैल्यू पूछ रहा है क्या सवाल में, नहीं ना, वो तो कह रहा है कम ज्यादा। क्या 1 डिग्री होगा, बढ़ेगा थोड़ी, क्या 2 डिग्री होगा, बढ़ेगा थोड़ी, तो ये ऑप्शन 2 डिग्री 1 डिग्री गलत होगा ना, 0 डिग्री हो नहीं सकता क्योंकि सॉल्यूट मिला रहे हो, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिलो 0 डिग्री। वो ये नहीं कह रहा कैलकुलेट करो, उसे कह रहा है कम ज्यादा, आंसर देखते ही लगा देना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, 18 क्या दिया है, सॉल्यूशन ऑफ 1.2 देन द मोलर मास, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो बेटा, है ना, कहाँ गया पूरा सो हटना, अरे अरे एक मिनट रुकिएगा, चलो भाई एक मिनट, है ना, या भी हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या 18, हाँ भाई 18 में देखो क्या आ रहा है कि मोलर मास निकालना है, KF है ना, बाकी सब कुछ दे दिया, तो अरे क्या हो रहा है यार, इफ है ना, KF दे रखा है, सॉल्यूशन ये दिस है ना, फ्रीज देखो क्या दिया है, डेल्टा TF। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं और हमेशा याद रखो, डेल्टा TF जब लोगे तो T फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर T फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, ये बात जरा समझ लो पहले ही। और अगर कहीं डेल्टा TB ले रहे हो तब करोगे T सॉल्यूशन माइनस T, सॉरी फ्री एलिमेंट है, तो T बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दोनों को याद रखो, क्योंकि बेटा हमेशा डेल्टा TB जो है ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये नेगेटिव नहीं होती हैं। तो वाटर माइनस सॉल्यूशन करना, फ्रीजिंग में गिरता है तो ये पॉजिटिव तभी आएगा जब ये बड़ा हो ये छोटा हो, और यहाँ पे सॉल्यूशन माइनस वाटर करना, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो जरा देखो अभी पानी का कितना होता है 273, और ये हो गया 271.94, ठीक है, तो ये हो गया जाके 1.06, ये हो गया डेल्टा TF, ये किसके बराबर होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी I1 हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट
यानी आई क्या हो गया 1, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1.86 इंटू 1.25, बेटा डेटा दिया मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूं, मोलर मास मुझे निकालना है, इंटू वेट क्या है 20 इंटू 1000, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लेना, मोलर मास सॉल्व होके आ जाएगा। ऑप्शंस क्या है, ठीक है, ऑप्शन अपन देख लेना। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ऑप्शन मैच कर जाएगा। इनफैक्ट चलो कैलकुलेट ही कर दे रहा हूं कैलकुलेटर से। तो ये 20 है ना, देखो क्या हो जाना है, ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी 1.86 इंटू 1.25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 1.06, बड़ा 109 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई तो होगा, हाँ 109 के आसपास आ रही थी, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। 19 करते हैं, ये बात को जरूर ध्यान रखना, काम किया ये, ठीक है। 19 पे आओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब देखो ऐसा कोई भी सवाल आए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज कैसे करना है, ध्यान देना। देखो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ रही है, यानी डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, सवाल में कुछ बोल रहा है, वो बोल रहा है 1% ग्लूकोज, 2% ग्लूकोज, 3% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज, ये डेटा दे रखा है, इनका फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। अब जब उसने कुछ बोला नहीं है, क्या डेंसिटी दी सवाल में, अगर डेंसिटी इज नॉट गिवन, ये याद रखो हमेशा, डेंसिटी नॉट गिवन, देन ऑलवेज कंसीडर मोलैलिटी बराबर मोलैरिटी, बिना किसी झिझक के मानिए, क्योंकि ये सवाल वाले की जिम्मेदारी डेंसिटी दो, डेंसिटी नहीं दे रहा, मोलैरिटी बराबर मोलैलिटी मान लो, खत्म काम। यानी अब देखो ग्लूकोज तो सेम है, क्योंकि ग्लूकोज के लिए बेटा आई क्या होगा, सॉल्यूशन तो एक ही है ना, 1 होगा, ठीक है ना, 1 होगा। के एफ सॉल्वेंट के लिए, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, जिसकी मोलैलिटी ज्यादा वो ज्यादा, या जिसकी मोलैरिटी ज्यादा, यही तो कह रहे हैं। तो जरा मोलैरिटी चेक कर लो, मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है ना, इसको परसेंट डब्ल्यू बाई वी मानो, तो पहले 1% के लिए मोलैरिटी क्या होगी, अगर 1% डब्ल्यू बाई वी है तो मैं सीधे लिखता हूं ना, एक बार और लिख दे रहा हूं, परसेंट डब्ल्यू बाई वी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, सिखाया हुआ है ये आपको, है ना। तो क्या करूंगा ग्लूकोज के लिए, पहले मैं ऐसे लिख रहा हूं 1% के लिए क्या आ जाएगी बेटा 10 अपॉन 180, यानी कि 1/18। 2% के लिए क्या होगी 2/20/18, है ना, यानी कि 1/9, है ना, या 2/18 रखा रहने दो, कैलकुलेटर अच्छा होगा। 3% के लिए क्या होगा 30/180, यानी कि 3/18, और 10% के लिए क्या होगा 100/80, यानी कि 10/18। क्लियर हो गया। तो आपको बस कंपेयर करना है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। यहां देखो आप जरा समझना, सुनो सुनो सुनो, ये जो आ रहा है ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, डेल्टा टीएफ के। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, और ये रिलेशन भी याद रखो, जो अभी मैंने ये बताया ना, ये बड़े काम का है। एक बात और मैंने पढ़ाई थी आपको, डेल्टा टीएफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट की, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा, पहले वीडियो में। और डेल्टा टीबी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ये प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखो यहां पे टीएफ प्रोपोर्शनल है एम के, मोलैलिटी के, तो जिसकी मोलैलिटी ज्यादा, इस सवाल के हिसाब से क्या बोल रहा हूं, मोलैलिटी ज्यादा, डेल्टा टीएफ ज्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम, ठीक है। तो यहां देखो मोलैलिटी सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी है, इसकी मोलैलिटी, या जिसको मोलैरिटी कह रहे हैं वो मिनिमम है। अगर इसकी मोलैरिटी मिनिमम है, इसका डेल्टा टीएफ क्या होगा मिनिमम, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम। ऑर्डर यही बन जाएगा, मैं तो ऑर्डर बना सकता हूं ना। अब देखो इसके लिए मोलैरिटी या मोलैलिटी क्या है, ठीक है, ये आपकी क्या होगी बेटा, ऑर्डर मुझे बनाना है ना, तो मोलैरिटी देखिए इसके लिए ये 1/18 है, ये 10/18 है ना, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, है ना। तो देखो 1/18 कितना आ रहा था 0.05 है ना, और 10/18 कितना आ रहा है 0.55, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.55, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0.05। मैं सबके लिए लिख दे रहा हूँ जरा 2 मिनट, है ना, ताकि और अच्छे से हो जाए। ये क्या हो रहा है 0.11, और ये देखो क्या हो रहा है
कहाँ चला गया भाई, 3 3/18, तो देखो बेटा ये आ रहा है 0.16। तो ये सब क्या आ रहा है, डेल्टा टी एफ आ रहे हैं, दीज ऑल आर योर डेल्टा टी एफ। तो जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मिनिमम होगा, और जिसका डेल्टा टी एफ कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। ये याद रखिएगा रिलेशन। तो ऑर्डर क्या बनेगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और क्या था, 10 डिग्री था। ट्वेंटी पे आओ बेटा। भाई हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया इस बार, देखो सवाल में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अगेन एक बात समझो, क्या बोला था अभी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ठीक है ना, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। देखो डेल्टा टीबी बेटा क्या है, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। अगेन डेंसिटी नहीं दी तो मोलैरिटी बराबर क्या मानूंगा, मोलैलिटी बराबर मोलैरिटी मान लूंगा। और यहाँ देखो सबके लिए आई भी चेंज हो रहा है, तो मैं सबके लिए लिखता जा रहा हूँ। के बी फिक्स है, छोड़ दो उसको, आई पे डिपेंड करेगा। डेल्टा टीबी विल डिपेंड ऑन आई इंटू एम। तो देखो NaCl के लिए क्या आ रहा है, NaCl के लिए आएगा आई 2 ये 1। अच्छा मोलैलिटी भी सेम है, तो यार इसको क्या, बस आई पे देख लो, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल होगा आई के, तो मैं क्या बोलूंगा, जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। बस ये चेक कर लो, किसका आई ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो NaCl के लिए 2, यूरिया के लिए 1, ये BaCl2 के लिए 3 और ग्लूकोज के लिए 1। आंसर हो गया बेटा आपका। 21 पे आओ, है ना। 21 क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बताना है आपको। 1 मोलर सॉल्यूशन 100% डिसोसिएट है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान देना, आई NaCl के लिए हो गया 2। इस सवाल में बेटा के एफ नहीं दिया, पर मेरे ख्याल से आपने इतने सवाल करे हैं कि आपको पता होगा कि 1.86 होता, सवाल में नहीं दिया, एज्यूम कर लिया होगा, आपको आता होगा। ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 8 16 17 और 3.72, ये डेल्टा टीएफ हुआ। पर यहाँ क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, डेल्टा टीएफ आया है 3.2। आपसे क्या पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या सिखाया था, डेल्टा टीएफ बराबर डेल्टा, अरे टीएफ वाटर आपको बताया ये लगाना है, माइनस टीएफ सॉल्यूशन, ये आया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। पानी देखो ऑप्शन में क्या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड दिया तो बेटा यहाँ भी डिग्री सेंटीग्रेड लो। अगर ऑप्शन में केल्विन होता तो यहाँ कितना लेते, 200 कितने पे होता है, 73 पे, 273 ले लेते। क्योंकि ऑप्शन डिग्री में तो इधर डिग्री लेंगे। ये क्या आया 0.72 माइनस टीएफ सॉल्यूशन, यानी आपका टीएफ सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस 3.72। गलत नहीं करोगे, कुछ बच्चे प्लस लगा आए हो, ये बात ध्यान रखो हमेशा। अगर यहाँ बेटा ऑप्शन में केल्विन होता तो मैं 273 लेता, उसी हिसाब से निकल आता। क्योंकि यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड तो मैं यहाँ डिग्री लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। कुछ बच्चे पूछ रहे चेंज करना है, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। जब प्लस या माइनस की बात आए, जोड़ घटा रहे हो, तो 1 डिग्री बराबर 1 केल्विन होता है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं। मल्टीपल और डिवीजन में फर्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है आंसर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब ये भी समझो कि देखो पानी 0 पे हो रहा है, तो सॉल्यूट डालोगे तो 0 से नीचे ही तो जाएगा, माइनस में कोई वैल्यू जाएगी, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, माइनस 3.72। हो सकता है कुछ बच्चे 3.72 लगा दियो, तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा ये बात अच्छे से याद रखो। ऐसे मैंने टीबी के लिए भी लिखाई है, ठीक है। और एक ये भी याद रखो, काम आएंगे ये सब। 22 नंबर सवाल पे आओ जरा। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चल रहा है 22 नंबर सवाल कह रहा है यार फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोल विल बी हाईएस्ट फॉर। अब मेरे ख्याल से आप लगा लोगे, है ना। देखो 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इक्विमोलल यानी मोलैलिटी सबकी कांस्टेंट हो गई। मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। सॉल्वेंट के लिए ये कांस्टेंट होगा, एक ही पानी में तो बने होंगे सब पानी में, तो ये दोनों सेम, यानी मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई बड़ा हुआ तो डेल्टा टीएफ भी बड़ा हुआ। पर यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ये कैसे आया मैंने वीडियो में समझाया, एक बार प्लीज चेक कर लेना। तो बस निकाल लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन क्या है, C6H5NH3Cl। बेटा ये देखो प्लस है, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बन रहा है, प्लस होगा, ये माइनस टूटेगा ना, ये किसमें टूटेगा, C6H5NH3 प्लस और Cl माइनस में, यानी इसका आई क्या हो गया 2। दूसरा वाला
कैल्शियम नाइट्रेट, अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, इसका आई 3, लेंथेनम नाइट्रेट आई 4 और ग्लूकोज आई 1। तो क्या लिखा, जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, या तो हाईएस्ट पूछा यानी जिसका आई कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 23, फॉर्मूला देखो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ये सब दे रखा है ना, तो क्या कर देंगे बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू वेट अपॉन मोलर मास इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है। तो डेल्टा टीबी की 0.52 और ये है व्हाट डिसॉल्व्ड इन दिस, केबी फॉर वाटर इज व्हाट, है ना। इसके अलावा इसने कुछ बोला नहीं है कंपाउंड क्या है, तो अपन आई 1 मानेंगे, केबी कितना है 0.52 है, ये 6 हो गया, ये 1000 हो गया, मोलर मास मुझे निकालना है, और पानी कितना लिया है, 100 लिया है, ठीक है, ये कट गया, ये 10 हो गया, ये से ये कट गया, ये 6 है, तो मोलर मास क्या हो गया 60, ठीक है। और सॉल्यूशन कितने पे फ्रीज करेगा, यानी वो पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले तो डेल्टा टीएफ लगा दें, ठीक है। केन शुगर है, केन शुगर जो है इसके लिए आई 1 होता है, आई 1 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 1 इंटू 1.86 इंटू वेट 342, मोलर मास भी इसका 342 होता है, 1000 ग्राम पानी में घोला है, 1000 ग्राम पानी में घुल गया, कट गया, डेल्टा टीएफ क्या आया 1.86 आ गया। तो आप क्या करोगे, देखो डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, टीएफ वाटर माइनस टीएफ क्या लोगे सॉल्यूशन, तो ये 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर है, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस टीएफ सॉल्यूशन, तो टीएफ सॉल्यूशन क्या आया -1. ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 25, देखो भाई 25 में क्या दिया है, केबी दे दिया है 0.51, NaCl इसकी मोलैलिटी 0.1 है और इसका आई जो है वो 2 है, तो मेरे को बताना है क्या होगा, क्या है बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली बताना है, क्या बोलूंगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ये 2 हो गया, के बी 0.5 हुआ, मोलैलिटी 0.1 हो गई, तो ये कितना हो गया 0.102 डेल्टा टीबी आ गया। अब देखो डेल्टा टीबी बेटा क्या होता है, ये होता है टीएफ सॉल्यूशन माइनस टीएफ, अरे टीएफ क्यों कर रहे हैं, टीबी लिखेंगे ना, टीबी वाटर, ये होता है, तो ये 0.102 आ रहा है, टीबी सॉल्यूशन निकालना है, और टीबी पानी किस में है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये -100 पे बॉयल होता है पानी, ये उधर जाएगा तो 100 उधर जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा टीबी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए बोला ये ध्यान रखो किससे किसको घटाना है, ये चीज यहाँ भी आ रही थी कहीं करा था, ये देखो यहाँ वाटर माइनस सॉल्यूशन है, यहाँ क्या है सॉल्यूशन माइनस वाटर है। 26 पे आओ देखो 26 क्या कह रहा है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द अननोन सॉल्यूशन इज हाउ मच, है ना, अबे क्या सीधा हो जा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अननोन इज इक्वल टू द मोलर एलिवेशन यूरिया, अननोन सॉल्यूशन है कुछ बता ही नहीं रहा, तो I1 ले लेंगे, खत्म काम, ठीक है, और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दोनों के बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन यूरिया बोला है, तो मैं क्या बोलूंगा दिस, तो कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन, तो देखो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं कह रहा ये कह रहा है मोलर एलिवेशन दोनों में बराबर हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो डेल्टा टीबी है अननोन सॉल्यूशन का वो बराबर है डेल्टा टीबी ऑफ यूरिया के, ठीक है, यूरिया के लिए आई होता है 1, केबी पानी होगा और ये 0.1 मोलर होगा, अच्छा ठीक है, इसके लिए केबी पानी ही होगा, कॉन्सेंट्रेशन मुझे निकालना है, या मैं कह दूं मोलैरिटी, क्योंकि डेंसिटी थी नहीं तो मोलैरिटी को ही मैं मोलैरिटी मान लूंगा, और अब कुछ बताया नहीं तो इसके लिए भी आई क्या मानेंगे 1 ही मानेंगे, तो ये सब क्या हो जाएंगे आई क्या मान लेंगे 1, कट गया सॉरी केबी और केबी कट गया,
यानी क्या आ गया 0.1, यानी मोलैरिटी आ गई 0.1। ठीक है, 27 पे आओ। 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है, अरे देखो, ऑब्जर्व्ड इन नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ये दे रखे हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने को बताना है। देखो चीज जब डिसोसिएट करे, मैं यहां सिखा दे रहा हूं, अगर डिसोसिएट करेगा, ठीक है, डिसोसिएशन होता है तो आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर एसोसिएशन होता है तो आई जो है वो लेस देन 1 होता है। ये दो चीजें याद रखनी है। अब आई का फॉर्मूला अगर आप भूल जाओ कि ऑब्जर्व्ड वाले के ऊपर रखना है या नॉर्मल वाले के ऊपर रखना है, तो वैल्यू पे जाओ, क्योंकि डिसोसिएट हो रहा तो आई बड़ा होना चाहिए, यानी जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए, तभी आई विल बी ग्रेटर देन 1, और तभी डिसोसिएशन होगा जब आई ग्रेटर देन 1 हो। तो उसने बोल रखा है यार डिसोसिएशन हो रहा है, तो मेरे को अगर याद भी ना हो तो भी मैं क्या लगाऊंगा, है ना, ऑब्जर्व्ड अपॉन 3.2। कई बार अपन भूल जाते हैं ना, ऑब्जर्व्ड ऊपर लगाएं या ये लगाएं, तो यहां से आइडिया लग जाएगा। इसको जरा मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले रहा हूं, कितना आएगा 5.85 डिवाइडेड बाई 3.2, ये आ रहा है 1.8218, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 1.82 लिख ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो मेरे को बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी मेरे को फाइंड क्या करना था एक्चुअली, अल्फा फाइंड करना। आई बराबर क्या होता है 1 + n - 1 अल्फा, ये होता है। केसीएल की बात कर रहा है, केसीएल के लिए n क्या होगा 2, क्योंकि ये k प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो देखो ये 1.82 हुआ, ये 1 2 - 1 अल्फा, ये घट गया, इससे माइनस हो गया इधर आके 0.82, और ये अल्फा हो गया आंसर, 2 - 1 अल्फा ही होता है। ठीक है, 28 पे आओ भाई। वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है, वांट ऑफ का मतलब आई दे दिया 1.95, केसीएल है तो यानी जाहिर सी बात डिसोसिएट ही हो रहा होगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, अल्फा फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन। तो आई बराबर 1 + n - 1 अल्फा, 1.95 इज इक्वल टू 1, के के लिए केसीएल के लिए n 2 होता है, 2 में टूटता है, तो ये क्या हो गया बोलो अल्फा, 1.95 बचा, हो गया आंसर। कोई आ रहा है क्या? ठीक है, पहला हो जाएगा। 29 पे आओ। 29 अगेन देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl के लिए कह रहा है 1% NaCl सॉल्यूशन है, यानी आई क्या रखूंगा 5.7/3। अगर आपको याद ना हो, फॉर डिसोसिएशन ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी जो भी है, मान लो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर है अपॉन नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हो जाता है। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना है। इसको जरा सॉल्व कर लें, कितना आएगा 5.7 डिवाइडेड बाई 3, 1.9 आ रहा बच्चे। ठीक है, यानी आई कितना हो गया 1.9, फिर से क्या लगाऊंगा 1 + n - 1 अल्फा, क्या किसका, ये NaCl है, NaCl है तो n क्या हो गया 2 में टूटता है ना, सो 1.9 1 + 2 - 1 अल्फा, यार ये क्या हो गया 0.9 अल्फा आ गया। ठीक है, ऑप्शन में मैच कर रहा है बेटा, ये सिंपल सिंपल से सवाल खूब आते हैं। अगला क्या पूछा है, किसकी वांट ऑफ फैक्टर, आई की वैल्यू सेम होगी, यार ये तो आसान है। ठीक है, ये 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा K3FeCN6 है। अरे ये तो आप समझ गए होगे, ब्रैकेट नहीं बनाया, आप तोड़ ही सकते हो, ये 3K+ और FeCN6 3 माइनस, यानी इसके लिए आई क्या हो गया 4, एक और एक है। अगर कुछ डिग्री बता नहीं रहा 100% मान के चलेंगे, 3 ये और एक ये, टोटल 4 पार्टिकल हुए, 3 पोटेशियम 1 फेरिसाइनाइड, तो आई 4 हो गया। आई 4 किसके लिए हो रहा है, ऑप्शन पे जाओ, पहले वाले के लिए 5 हो रहा है। ठीक है, पहले के लिए 5, 3 इसके 2 इसके, लास्ट वाले के लिए हो रहा है, बाकी आप निकाल ही लोगे, इसके लिए आ रहा है 4, यही आंसर हो गया। 31 पे आओ। 31 क्या कह रहा है भाई, इक्विमोलल सॉल्यूशन है, सेम डिप्रेशन, अच्छा डिप्रेशन, तो क्या बोला डिप्रेशन बोल दिया, यानी क्या ले लेना डेल्टा TFA और डेल्टा TFB, रेशियो आ रहा है 2:1 का, बोल रहा है रिमेन इन नॉर्मल, अच्छा कह दिया नॉर्मल स्टेट में रहते हैं, इसका यार मतलब होता है इनका जो है आई 1 है, ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो आई की टेंशन नहीं लेनी है, याद करो डेल्टा TF क्या होता है, आई इंटू KB इंटू मोलैरिटी, या मोलैलिटी है ना। तो अब देखो इक्विमोलैल है, सॉरी तो मोलैलिटी ले ली, तो KB सॉरी KF है ना, तो KF और M तो सेम हो गए,
यानी डेल्टा टीएफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आई के। आई देख लो यार किसके लिए बोल रहे हैं, तो देखो इसके लिए क्या बोल दें, आई ए, और ये क्या हो गया, आई बी। ठीक है, ए सॉरी सवाल में गलत पड़ गया, ए रिमेन इन नॉर्मल स्टेट, बी किसमें होगा, ए नॉर्मल है यानी ये तो 1 हो गया, आई बी मुझे निकालना है, तो क्या आ गया 2/1 इज इक्वल टू 1/IB। तो व्हाट इज आई बी, 1/2, आई बी 1/2 आया। तो अभी क्या बताया था कि अगर आई लेस देन 1 आए तो वो क्या होता है, एसोसिएट होता है, मैंने कहीं लिखा था किसी सवाल में, बात क्लियर हो गई। ए नॉर्मल में था, मैंने सवाल पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, मैं समझा दोनों नॉर्मल है तो निकाल लेंगे क्या, कुछ नहीं है ना, क्लियर है, समझ गए ना, बहुत इजी है ये सवाल। 32 लैंग्वेज ऐसी लग रही है, बाकी कुछ नहीं, इसीलिए तोड़ा करो शब्दों को। इक्विमोलेल, समझ गए, इक्विमोलेल तो यानी दोनों के एम बराबर, कंपेयर करने की बात आ रही है ना, समझ रहे हो आप कैसे करोगे, के एफ सेम होगा दोनों का तो उसको हटा दो भाई, क्योंकि फैक्टर है ना, रेशियो निकाल लो, सॉरी रेशियो निकालो तो कटेगा ही कटेगा ना। 32 पे आओ बेटा, फिर से यार वही चीज आ गई है ना, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पहले ही बता दिया, टूट रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई बराबर ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड। देखो इस बार मोलर मास आ गया। अब यार देखो हमेशा याद रखो, आई बराबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल होता है, पर जब मोलर मास आता है तो मोलर मास नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड हो जाता है। दोनों में ध्यान देना, अलग अलग है फॉर्मूला, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कुछ और ना समझ लेना। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनवर्सली, डेल्टा लिख दे रहा हूं, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के, तो अगर ऑब्जर्व्ड ऊपर है तो उसका मोलर मास नीचे आएगा। और अगर आपको ये याद ना रहे, जो जाहिर सी बात है आप भूलोगे, तो क्या करना है मेरे भाई, तो देखो आयनाइज हो रहा है, टूट रहा है, तो हमेशा क्या करो, अगर टूट रहा है तो आई हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 क्या होगा, जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, लॉजिक लगा दो। ये भूल गए और अक्सर भूल जाते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये लॉजिक याद रखो। डिसोसिएशन है तो एसोसिएशन है तो उल्टा हो जाना है, और डिसोसिएशन के टर्म में सोच लो, एसोसिएशन याद रहेगा, तो मैं क्या लगा दूंगा सीधे, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, क्या आ रहा है, कहां गया कैलकुलेटर, 164 अपॉन 65.4 है ना, ये आ रहा है 2.5, 2.5 की रेंज में आ रहा है ना, तो ये आ गया 2.5, आई क्या आ गया 2.5, मेरे को बताना है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो क्या करूंगा 1 + n-1 अल्फा लगा दूंगा, तो ये हो गया 1.5। अच्छा क्या दिया, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट बेटा टूटेगा तो 3 में टूटेगा, 2 और 1 3, तो 3 - 1 अल्फा, अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा, 1.5 के अल्फा हो गया 0.75, ठीक है, कोई आ रहा होगा ऑप्शन, पहले 3 नहीं, हाँ चौथा है, ठीक है, चौथा हो जाएगा। अगला हो 33, पे आओ, ए सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 1.2 मोलिकुलर मास, अरे यार सीधा सवाल है ना, मोलर मास निकालना है, मैं क्या लेना हूं इस पे, बाकी सब दिया है बेंजीन, इस बार देखो बेंजीन दे दिया है, मैं क्या लूंगा डेल्टा टीबी, है ना, सॉल्यूशन कंटेनिंग ए सब्सटेंस, सब्सटेंस के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो I1 ले लूंगा इंटू KB ले लूंगा इंटू फॉर्मूला वेट अपॉन मोलर मास इंटू कैपिटल W इंटू 1000, ठीक है भैया, डेल्टा टीबी कहाँ गया, देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना 80 है और बॉइल सॉल्यूशन का 80.66, दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना, डेल्टा टीबी क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस पानी, बेंजीन है इस बार, तो 0.66 आ गया। I1 ले लो, KB कितना दिया है 5.5 दिया है, ना गलत ले लिया, KB है 3.28 और वेट कितना है 3.3 है, मोलर मास मुझे निकालना है, कैपिटल W कितना आ रहा है 125 और ये हो रहा है 1000, कैपिटल W यहाँ देखो बेंजीन सॉल्वेंट है, मैं डायरेक्ट जो है इसको बेटा एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना, तो क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 3.28 अरे भाई 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है बेटा एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है मोलर मास की 131.2। यार इसमें जो है ऑप्शन बड़े करीब करीब है, तो बेहतर होगा कैलकुलेशन एग्जैक्ट करना, अप्रोक्सीमेट मत करिएगा मेरे भाई,
के भी निकालना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 10 ग्राम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। पहले तो ढूंढा करो सवाल में कि यार सॉल्यूट टूटेगा कि नहीं। बाइनरी का मतलब ए बी टाइप है, यानी इसके लिए आई हमेशा 2 होगा, क्योंकि ये टूटेगा ना ए प्लस और बी माइनस में। कैल्शियम नाइट्रेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट टाइप, NaCl टाइप, दिस इज बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट, सबके लिए आई 2 है, ठीक है, 2 में टूटेगा। के भी पूछा है, बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 10 ग्राम डेल्टा टीबी, तो उसने बोल दिया इसकी वैल्यू डेल्टा टीबी है, आई हो गया 2। के भी पूछा है, 10 ग्राम लिया है, मोलर मास भी 100 लिया है, ऊपर तो 1000 आएगा और पानी 100 लिया है, ठीक है। तो यार ये जो है 1 0 2 3 4 4 जीरो कट गए, राइट। तो के बी क्या आ गया, डेल्टा टीबी बाई 2। लैंग्वेज है इसमें, बाकी इस सवाल में बेटा कुछ नहीं था, है ना। 35 पे हो जा रहा है ना। देखो 35 क्या दिया हुआ है कि वांट ऑफ फैक्टर का मतलब मुझे आई फाइंड आउट करना है ना बेटा, ठीक है। देखो डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दे रखा है, बाकी सब कुछ दे रखा है। फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय -0.382, तो यहाँ जो डेल्टा टीएफ होगा वो हो जाएगा 3.82, माइनस नहीं ले लेना, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि डेल्टा टीएफ बराबर टी वाटर माइनस टी सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 0 डिग्री हुआ, ये हुआ इट इज फ्रीजिंग पॉइंट, तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ ना, तो ये हो गया बेटा डेल्टा टीएफ। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये होगा 3.82। तो मैं क्या लिखूंगा, 3.82, है ना। आई मुझे निकालना है, और जो है के बी कहाँ गया, 1.86 इंटू 5, ये होता है सोडियम सल्फेट ना, ये हो गया 96 और ये 46, 142, ठीक है, इंटू 45 इंटू 1000, ठीक है। बाकी सारा आ गया, तो मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ये इसका डबल है क्या, 6 6 12 8 8 16 17, डबल नहीं आ रहा यार एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा आ रहा है। मैं इसको सॉल्व भी कर ले रहा हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत कम है ना। 3.2 डिवाइडेड बाई 1.86, 2.05, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा सवाल पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 142 इंटू 45 अपॉन 5 इंटू 1000, ये आ रहा। मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन में 6 आ रहा है, कैलकुलेट करके 45 ले लिया, 5 ले लिया, सारा कुछ सही लिया हुआ है। Na2SO4, तो यार एक बार और कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं शायद कुछ गलत कर गया हूँ, ठीक है। तो 3.82 इंटू 142 इंटू 45, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1.86, बड़ा 2.86 आ रहा है। मैं जो है 2.6 की रेंज में आ रहा है, तो मैं इधर कुछ कैलकुलेशन देख लेना। आपका जो बेटा है ये 2.6 की 62 या 663 की रेंज में आ रहा है, तो ऑप्शन मैच करेगा कुल मिला के, ठीक है। क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, आपको ये मेन था बताना माइनस या प्लस, वो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आप कैलकुलेट थोड़ा कर लेना। थोड़ा आप जो है 36 पे आते हैं। अब कुछ सवाल ऐसे ही हैं, डायरेक्ट लिख लो। एक मोलेल सॉल्यूशन है 1 मोल सॉल्यूट में, तो उसमें क्या होगा। देखो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जाहिर सी बात है 1000 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट में। मैंने आपको पढ़ाया है मोलैलिटी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 37 पे और डायरेक्ट कर ले रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे ही हैं हल्के से। 37 क्या कह रहे हैं, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। मोलैलिटी है ना, क्योंकि मोलैलिटी में कहीं वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है ना। तो मोलैलिटी इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू कैपिटल W इनटू 1000, राइट। तो यहाँ कोई वॉल्यूम नहीं आया, क्योंकि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। बाकी ऑप्शन देखो, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या मोलैरिटी में कहें वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आता है।
तो आंसर क्या हो जाएगा? मोलैलिटी, है ना? कहाँ गया? अगला आओ 38। 38 क्या कह रहा है? मोलैरिटी बतानी है यार, ठीक है। 8 ग्राम है, वेट दे दिया है, मोलैरिटी मोलर मास 40, 1 लीटर, तो खत्म हो गया सवाल। 1/5.2 हो जाएगी। 39 पे आओ। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन दिस। तो देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट दिया है, तो वेट अपॉन मोलर मास ग्लूकोज का 180, और नीचे अगर सॉल्वेंट ले रहे हो, सॉल्वेंट का मास, तो बेटा ये मोलैलिटी होती है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? 1/10 इक्वल टू 0.1। 0.1 मोलैल होगा, समझना, क्योंकि ये सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू बोला जो मैं यहाँ बोल रहा था। मोलैलिटी इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक है। 40 मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो पानी जो होता है उसका डेंसिटी जो है 1 ग्राम पर ml है, तो अगर 1000 ml होगा तो उसका वजन क्या होगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। तो ये मैंने 1 लीटर ले लिया, वेट 1000 ग्राम लिया है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वेट सॉरी डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसको सोल्व करोगे 55.5 आएगा। ये सब आप जानते हो, छोटे छोटे सवाल हैं। 41 पे आओ बेटा। 41 कह रहा है मोल फ्रैक्शन क्या होगी? देखो 41 मैंने डायरेक्ट एक बार रिलेशन भी लिखाया है कि मोलैलिटी बराबर एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इंटू 18 इंटू 1000, ये रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। तो सॉल्वेंट को क्या लिख लोगे? ये हो जाएगा एक्स सॉल्यूट 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, पढ़े हो आप, इंटू 18 इंटू 1000। ये क्या हो गया? मोलैलिटी 1 हो गई। इसको इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, इसको इससे काट दिया, 55.5 होता ही है। तो क्या आ गया? एक्स सॉल्यूट इंटू 55.5, और ये मल्टीपल हो क्या है? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, क्या हो गया? ये उधर जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट इंटू 55.5 प्लस एक्स सॉल्यूट, ठीक है। यानी कि एक्स सॉल्यूट क्या आ गया? 56.5, कॉमन ले लिया, सो 1 अपॉन 56.5, ये एक्स सॉल्यूट होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? वैसे तो ऑप्शन ऐसे निकाल लो, 1/18, 1/55, चलो डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1.07 आ जाएगा। 1 अपॉन 56.5, तो 0.0169, तो लगभग 0.0177 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेटा डायरेक्ट रिलेशन के सवाल हैं, आपको ध्यान रहेंगे, ठीक है। आओ जरा देखो 42 पे आओ। देखो बेटा क्या दिया है, 42 आया अगला प्रॉब्लम। मोल फ्रैक्शन ऑफ C3H5OH होल थ्राइस। ये अगर आप देखो क्या दिया है, वाटर आपको दे दिया है 36 ग्राम, दिस इज द वाटर, दिस इज द वेट ऑफ वाटर। तो इसके मोल कितने आ गए? 36/18 यानी 2 आ गए पानी के मोल। अच्छा ग्लिसरीन क्या होती है? यही है ग्लिसरीन, CH2OH, CHOH और CH2OH। ग्लिसरॉल ग्लिसरीन एक ही चीज है, तो यही फॉर्मूला है, C3H5OH होल थ्राइस, ठीक है। ये ग्लिसरीन हो गई बेटा, ठीक है, ये दिस इज योर ग्लिसरीन। तो यहाँ पे ग्लिसरीन को मैं GLY लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाए? कितना है? 46 है, 46 डिवाइडेड बाई 92 यानी कि 0.5 है ना। तो इसका पूछा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 5 प्लस 2 यानी कि 0.5 अपॉन 2.5, जो सॉल्व करोगे है ना क्या आ जाएगी? 1/5 यानी कि 0.2 आ जाएगी, ठीक है। 43 पे आओ। 43 क्या दिया है? 43 है H2O2 जो मोलर मास, दिस मोलैरिटी बतानी है, बतानी है आपको। अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम घोला 100 ml सॉल्यूशन में, मोलर मास ऑफ H2O दिस मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या हो गई? 5 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 100 इंटू 1000, ठीक है। ये कट गया यानी कि 50/34 डायरेक्ट सवाल है ना। इसको एक बार कर ले रहे हैं, क्या आ रहा है? 50/34, ये 1.47 के आसपास आ रही है। ऑप्शन जरा मैच कर लिया जाए, 1.5 अप्रोक्सीमेटली 1.5 मैच कर जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। 44 क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट
पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, डेफिनेशन है यार, मोलैलिटी का, ठीक है 45। कैल्शियम कार्बन कॉन्सेंट्रेशन बताना है, पीपीएम में बताना है ना। तो देखो पीपीएम में निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है पीपीएम का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। सॉल्यूट कितना है 10, सॉल्यूशन कितना है 1000 इंटू 10 की पावर 6, कट गया, 10 की पावर 3 आया, क्या हो गया 10 की पावर 4 पीपीएम, जो 10,000 पीपीएम हो गया आपका। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ठीक है 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है अपन लोग कर लेंगे और ये आपके कंप्लीट हो गए। दो में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आ रही है, एक तो परसेंट वाला था 0.6 वाला और दूसरा वो था, तो यार वो आपका बोनस हो जाएगा, है ना। बाकी जो है मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, 2-4 बातें मैंने आपको बताई भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच।